दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भारत के हर बिजनेसमैन आज इसी टॉपिक पे बात कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 43 बीएच के बारे में, जो कि आपने सुना होगा कि 45 डेज़ के अंदर अगर हम अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हमें वो परचेजेज़ जो है हमारे प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि 43 बीएच क्या है, कौन-कौन इस टॉपिक में कौन-कौन इस सेक्शन में इंक्लूडेड है, क्या होगा अगर हम सप्लायर एमएसएमई नहीं है उसको पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट पीरियड क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 43 बीएच क्या है, जो नया रूल आया है एमएसएमई का। इसमें जो है मीडियम एंटरप्राइजेज इंक्लूडेड नहीं है। तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इसमें माइक्रो और स्मॉल तो इंक्लूडेड है बिजनेसमैन, बट जो मीडियम बिजनेसमैन है, मीडियम एंटरप्राइजेज, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो बिजनेस क्या है, स्मॉल बिजनेस क्या है। तो माइक्रो बिजनेस जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है वो माइक्रो है। और स्मॉल जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और जिनकी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है वो स्मॉल बिजनेस में आते हैं। नोट यहाँ पे बात करने वाली ये है कि जो मीडियम एंटरप्राइजेज है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपकी टर्नओवर माइक्रो और स्मॉल में आती है तो आप इस सेक्शन के अंडर कवर होते हैं। सिर्फ मीडियम एंटरप्राइजेज वाले इसके अंडर कवर नहीं होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपका सप्लायर जो है एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी पार्टी से परचेज़ किया, कि सप्लायर से परचेज़ किया, अगर वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी पार्टी से परचेज़ की थी 15 तारीख को और तब वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं था, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो बाद में एमएसएमई ले लेता है तब से उसके बाद की जो उसकी सप्लाईज होंगी वो इस रूल के अंडर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इफ़ योर सप्लायर रजिस्टर इज बिजनेस अंडर एमएसएमई आफ्टर मेकिंग ही सेल्स देन दैट सेल विल नॉट कम अंडर दिस रूल। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर वो बाद में एमएसएमई लेता है तो बाद की सेल्स इस रूल के अंडर एप्लीकेबल होंगी। तो इसका पेमेंट पीरियड क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत आसान तरीके से एक टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर पार्टीज़ के अंदर सप्लायर के और आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो पेमेंट पीरियड है वो 15 दिनों का रहेगा। 15 दिन मतलब डेट ऑफ इन्वॉइस से नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पार्टी से परचेज़ की 15 को और वो आप तक डिलीवर हुई 18-19 तारीख को, तो 18-19 तारीख से वो 15 दिन एप्लीकेबल होंगे। और इफ़ एग्रीमेंट है तो 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे डेट ऑफ परचेज नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मैटर करती है। तो ये था पेमेंट पीरियड। 15 डेज अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, 45 डेज अगर आपका एग्रीमेंट है। तो मैं आपको एक टेबल के ज़रिए समझाता हूँ कि आप दिनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लाई है 1/4/2023 और यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है 30 डेज़ का हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी है एज़ पर एग्रीमेंट करनी है 30 अप्रैल 2023 को, ड्यू डेट एज़ पर एग्रीमेंट। ठीक है। दूसरे बात मैं करूँ, अगर 1/4/2023 को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है और 60 डेज़ का एग्रीमेंट है तो यहाँ पे जो आपकी पेमेंट की डेट है वो 15 मई 2023 रहेगी। यहाँ पे जो पेमेंट डेट है 45 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए 60 दिन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैक्सिमम 45 डेज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो अगर 1/4/2023 को आपकी परचेज़ है तो आपको 45 दिन से पहले पहले उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि 15 मई 2023 से पहले पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट है ही नहीं। तो अगर मान लो दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी 45 डेज़ वाला रूल लागू नहीं होगा। यहाँ पे जो रूल है वो 15 दिन वाला लागू होगा। कहने का मतलब, अगर 1/4/2023 को आपने कोई सप्लायर से सामान खरीदा है तो यहाँ पे आपको जो है 15 अप्रैल 2023 से पहले पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द ड्यू डेट कैन नॉट एक्सीड 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके जो कि समझने काफ़ी ज़रूरी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या ITR 4 जो
बिजनेस ओनर्स ITR 4 फाइल करते हैं, क्या वो इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं? तो वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होते, क्योंकि ITR 4 एक नॉर्मल रिटर्न जाती है, इसमें हमारी बैलेंस शीट डिटेल्स नहीं जाती हैं। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि जो बिजनेस ओनर्स ITR 3 फाइल करते हैं या जिनकी बैलेंस शीट के साथ रिटर्न जाती है, विद ऑडिट रिटर्न जाती है, वो इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू आर कवर्ड अंडर द एक्ट देन यू विल हैव टू चेक विच सप्लायर इज रजिस्टर्ड विद द सेम MSME एंड टू मेक द पेमेंट्स ऑन टाइम। अगर आप को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सप्लायर MSME के अंडर रजिस्टर्ड है, उसको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको ये जो पेमेंट्स हैं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले क्लियर करनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो वो आपकी परचेज़ है वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, आप उस परचेज़ का कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। आप उस परचेज़ का बेनिफिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले पाएंगे अगर आप उसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई पॉइंट पूछना है या मुझसे मिस रह गया, तो आप वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ आपको जवाब देने का। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले पेमेंट्स करनी है। तो आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे क्या होता है अगर हम टाइम पे किसी पर्सन को पेमेंट नहीं करते? तो यहाँ पे MSME एक्ट के अंदर एक रूल आया कि अगर आप पार्टीज़ को विद इन 45 डेज 15 डेज पेमेंट नहीं करते हो, तो आपको जो एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस MSME को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप पेमेंट्स पहले कर दें। और आप ये देखिए यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूँ व्हाट विल हैपन इफ़ यू मेक पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट क्लियर पेमेंट्स ऑन टाइम देन एज पर द एक्ट यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द सप्लायर फॉर डिलेड पेमेंट। एंड सेकंड है, इफ़ यू विल नॉट मेक द पेमेंट विद इन फाइनेंशियल ईयर देन यू कैन नॉट क्लेम दैट परचेज इन दैट फाइनेंशियल ईयर, यू कैन क्लेम द परचेज इन विच फाइनेंशियल ईयर यू हैड मेड द पेमेंट। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपको जो पेमेंट है वो टाइम पे करनी है और बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग करनी है। और आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो सप्लायर MSME रजिस्टर्ड है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, MSME ने गाइडेंस दी थी कि जो भी पार्टी MSME होल्डर है उसको अपने बिल पे लिखना मैंडेटरी है कि मैं MSME सप्लायर हूँ, ताकि आपको पता लग सके। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। और अब आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी सप्लायर, कौन सी पार्टी MSME में रजिस्टर्ड है और उसको टाइम पे पेमेंट करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।